हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस से आप सभी के सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी स्टेनो से रिलेटेड तीन भर्तियाँ बिल्कुल अगल बगल के अंदर टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं, तो जिसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो काफ़ी एक सामंजस्य में फंस गए हैं या दुविधा में आ चुके हैं कि वो अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करें, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करें। उन चीज़ों के बारे में एक एनालाइज करने की एक मेरा छोटा सा जो प्रयास है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं आप सभी को मिलाने जा रहा हूँ राहुल जी से, जिन्होंने पिछली बार स्टेनो का पेपर दिया था। तो हम इनसे ये जानेंगे कि जो स्टेनो से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं कौन कौन सी आती हैं, और कुछ मेरे माइंड में जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज देकर एक डाउट्स पूछे हैं वो मैं इनसे पूछूंगा। जितना बेटर हो सकेगा उतना बेटर हम आप तक वो जो सुविधाएं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले राहुल जी से बात करने जाऊंगा इस मैटर में कि स्टेनो का जो आपका पेपर होने जा रहा है, तो पहले तो आप मुझे कंप्लीट ये डिटेल बता दीजिए कि आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हैं तो एग्ज़िट होते तक आप लोगों के साथ में किस किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, प्लस वहाँ पे किन किन बातों का एक विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए। तो प्लीज़ बताइए आप। आपका क्वेश्चन ये है कि शुरू से लेके एंटर होने से लेकर के और एंड एग्ज़ाम हो जाने तक क्या क्या उसको प्रोसेस झेलनी पड़ती है। सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं सेंटर पर तो आपके जो आईडी वगैरह देखी जाती है। उसके बाद जब आपको रूम अलॉट हो जाता है वहाँ पर आप जैसे ही गेट से एंटर लेंगे, गेट पर आपके बायो वो करने के लिए बैठे होंगे, आपका आधार कार्ड लेकर के, और वहाँ पर आपको कंफर्म कर लिया जाएगा कि आप वही हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। सीट अलॉट करने के बाद आपको वहाँ जगह मिलेगी अपनी, एक स्टूल और आपको एक PC का एक मिल जाएगा बॉक्स। उसके अंदर आपको बैठ करके वहाँ पर जो भी आपका एग्ज़ाम लगने वाला है उसकी तैयारी करनी है आपको। दूसरी बात, अब आपको वहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपको देखना है कि जो जिस टेबल पर आप बैठे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि स्टेनो जो फील्ड है वो कंफर्टेबली लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, इससे बच्चे की घबराहट पर थोड़ा असर पड़ता है। दूसरी बात, आपका जब मैं लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं बैठा वहाँ पर तो जगह बहुत कम मिली थी मुझे, लगभग आप मान के चलिए 1.5 फुट से ज़्यादा की जगह नहीं थी वहाँ पर। तीसरा, फिर मेरा कीबोर्ड भी थोड़ा ख़राब आ गया था, तो मुझे एक्सचेंज कराने के लिए थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो लोग मना करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में कि नहीं हम नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैं स्टेनो लिखने लगा तो मैंने देखा आसपास कि बच्चे बहुत कम थे क्लास में, और सबसे अजीब बात जो वहाँ पर मुझे लगा था कि डिक्टेशन कोई पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन आकर देगा, बट दीवार पर वहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर लग रहा था, साइज इतनी थी लगभग। फिर मैंने उसको देखा वहाँ पर और सभी बच्चे इसी सोच में थे कि आवाज़ कैसी आएगी। फिर सबसे पहले वहाँ 2 मिनट का ट्रायल लगा हम लोगों का, कहा गया कि आपका ट्रायल लगेगा। ट्रायल के बाद हमको समझ में आ गया था कि किस तरीके से आवाज़ आनी है। फिर हमसे पूछा गया कि क्या आप आवाज़ को बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे। उसके बाद हमने बढ़ाने के लिए कहा वहाँ पर, फिर उन्होंने आवाज़ बढ़ा दी। उसके बाद हम सब लोगों को वहाँ कहा गया कि अब आपकी डिक्टेशन शुरू होने वाली है। तो डिक्टेशन शुरू होने से पहले कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं वहाँ पर कि अब होने वाली है, वो छोड़ देते हैं आपको 5-10 सेकंड के लिए, कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है डिक्टेशन। तो जैसे ही डिक्टेशन शुरू होगी आपको लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद आपको 5 मिनट मिलेगी पढ़ने के लिए। उस समय पढ़ने के तुरंत बाद आपको स्क्रीन मिल जाएगी उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। हिंदी वालों को जो 70 की स्पीड से दी जाएगी उनको 65 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश वालों को जो दी जाएगी 80 की स्पीड से उनके लिए उनको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें मैंने वहाँ पर फेस की। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट जो शेड्यूल्ड है वो उस तरीके से लगेगा वहाँ पर। धन्यवाद। अब मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा, जैसे कि एक चीज़ ये बताइए कि आपके वहाँ पे जितनी भी स्क्रीन थी जो आपको दिखाई दे रहा है जिस पे आप मैटर टाइप किया, क्या वो साफ़ था या उसको साफ़ करने की ज़रूरत थी? साफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि जब दूसरे बच्चे एग्ज़ाम देके जाते हैं तो वो वहाँ पर पेन से निशान कर देते हैं जो न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस वाले आते हैं। तो वहाँ इसलिए मैं चाहूँगा कि खासकर हिंदी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि उसकी एक बार साफ़ कर ही लें, बिल्कुल करनी तो पड़ेगी वहाँ पर साफ़। और ये आपका जो स्टेनो का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? स्टेनो का पेपर 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, और 50-50 की एफिशिएंसी और टाइपिंग। और एक ये बताइए कि जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको 70 की स्पीड मांगी गई है, तो क्या ये 70 की स्पीड से ही बोलते हैं या 70 की स्पीड से अप या डाउन भी कर सकते हैं? देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका आंसर पर्टिकुलरली नहीं दिया जा सकता कि ये बात
सच है या गलत, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे इंग्लिश वालों की 80 की स्पीड है स्टेनो की और हिंदी की 70 की है, तो वो स्पीड को अप एंड डाउन करते ही हैं। वो मैंडेटरी भी होता है कई जगह पर, और बाकी डिपेंड करता है आपके पास डिक्टेटर कैसा है। अगर कोई डिक्टेटर ऐसा है जिसको पता है कि डिक्टेशन कैसे दी जाती है, तो वो बिल्कुल सीक्वेंस में बोलेगा, मिनट टू मिनट। लेकिन जिनको मालूम नहीं होता है, वो शुरू में तेज, बीच में तेज, या लास्ट में तेज, या फिर लास्ट में धीरे, बीच में धीरे, कहीं पे भी उसको बस उनको ये होता है कि हमको 5 मिनट या 6 मिनट का जो टाइम है उसमें बस ये डिक्टेशन पूरी करनी है, कैसे भी करके। 420 वर्ड हिंदी वालों के लिए और 480 वर्ड इंग्लिश वालों के लिए। अच्छा, वो अगर 70 की स्पीड मांगी तो 70 से कितना बढ़ा सकते हैं आपके आइडिया से? देखिए, जनरल जिससे मैं पढ़ता हूँ अभी, और बाकी मेरे साथ वाले सब बच्चे हैं, टीचर से हमारे यही गाइड करते हैं कि 20 की वर्ड WPM की स्पीड आप आगे चल के लेके चलिए, क्योंकि अगर वो बढ़ाता है तो 10 से 15 वर्ड तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि अगर इंक्रीज करेगा वो स्पीड तो 10 से 15 वर्ड तो करेगा, 20 वर्ड भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसके डिक्टेटर के ऊपर। और जैसे कि लास्ट ईयर आपने कौन कौन से टॉपिक वहाँ पे आए थे? देखिए, मेरे पास इंग्लिश में मेडिकल पे था टॉपिक, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर, ओशन पे था, लीगल मैटर्स भी कई बार दिए जाते हैं, और हाल ही में मैंने जब DDA का एग्ज़ाम देखा उसमें भी मैंने ये देखा कि कुछ हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन पे भी मैटर आया। तो इस तरीके के मैटर, ये नहीं है कि मिसलेनियस में से कुछ भी आ सकता है, और आजकल कुछ ऐसा भी है कि पहला पैरा कुछ और, दूसरा पैरा कुछ और, तीसरा पैरा कुछ और, ऐसे भी वो लोग डिफरेंशिएट करके और आपको मिसलेनियस डिक्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। वैसे अधिकतर ये जो मैटर है वो कहाँ से लिया, कहाँ से जाता है? हिंदी में तो देखा गया है कि वो न्यूज़पेपर से ग्रैब करते हैं उसको, और इंग्लिश में जैसे किसी फेमस टीचर की, हमारे जैसे क्लास 15 चलती हैं, और बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, या फिर ऐसा कोई कंटेम्प्रेरी मैटर या बर्निंग इशू अगर कोई है, जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो इस तरीके का कोई इशू कुछ भी उठाया जा सकता है। कोई ये नहीं है कि हाँ बस ये आ सकता है। जैसे मैंने एक किसी से सुना था कि वो जनसत्ता से पिछली बार मैटर आया था, या दैनिक जागरण से भी आया था, तो आपको लग रहा है कि आपको भी सुनने को मिला था कि हाँ भाई आपके कैंडिडेट के जो अगल बगल में जो आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसमें से भी आया था मैटर कुछ? हाँ बिल्कुल, हिंदी वालों को जब मैंने कंसिडर किया था तब वो लोग इस बारे में कह रहे थे, इस संबंध में उनके पास मैटर था बिल्कुल। और इसके अंदर ये आपके कोडिंग ये गलतियाँ किस तरीके से चेक करते हैं, गलतियाँ किस तरीके से? देखिए, कोर्ट ने तो अपने जो विज्ञप्ति देते हैं ये लोग, एडवर्टीजमेंट, उसमें तो साफ कह रखा है कि 5% मिस्टेक्स आपको मार्जिनली एग्जम्प्ट है। अब उसमें किस तरीके से हैं वहाँ पर उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले उसको पढ़ लें, जैसे फुल मिस्टेक कौन कौन सी होंगी, हाफ मिस्टेक कौन कौन सी होंगी। हिंदी वालों के लिए अलग तरीके से क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उनकी मिस्टेक्स बहुत माइनर तरीके से देखी जाती हैं। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा अलग होता है सिस्टम। बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता कि हाँ इस तरीके से हम लोग मिस्टेक काउंट करेंगे। और हिंदी के अंदर जो गलतियां हैं वो कैसे सुधारी जा सकती हैं, मतलब सबसे बेस्ट मेथड क्या है आपके एक्सपीरियंस के? देखिए, मैं एज ए इंग्लिश स्टेनोग्राफर ये बताऊंगा कि लास्ट ईयर जब से मैं स्टेनो करता आ रहा हूँ, मुझे 6 साल का समय हो गया है, मैंने देखा है कि स्टेनोग्राफी में कमांड उसी की अच्छी होती है जिसकी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी होती है। तो जैसे मैं इंग्लिश का हूँ तो मुझे इंग्लिश के बारे में लगभग हर चीज़, ग्रामेटिकली रूल्स, उसके वोकेबुलरी वाले रूल्स, और भी जो चीज़ें होती है कि नया शब्द क्या कौन सा आ रहा है अभी मार्केट में, उन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है इंग्लिश वालों के ऊपर, हिंदी वालों पर भी, कि आपकी जो लैंग्वेज है, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर एक कंट्रोवर्शियल होता है कि कई बार देखते हैं कि कुछ के बीच में डैश आया नहीं है, हाइफन आया नहीं है, कई बार कुछ और तरीके के ग्रामेटिकल रूल्स वहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें या वोकैब अपनी रेडी करें, ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखें। और एक चीज़ और, जैसे हिंदी के अंदर जब ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा बिंदु का प्रयोग होता है या नहीं होता है, या अब ये मतलब यूज़ होना बंद हो गया है क्या? देखिए, इस बारे में कंफर्मली तो नहीं कहा जा सकता कि ये जो होता है या नहीं होता। ये डिपेंड करता है एक बच्चे की उस वक्त जो समझ है, वाक्यों के अनुसार या किसी भी और चीज़ के अनुसार। जैसे इंग्लिश में मैं देखता हूँ कि कई बार अमेंडमेंट जो वर्ड होता है वो कई बार ब्रैकेट में आता है, कई बार नहीं आता। तो वैसे ही इंग्लिश हिंदी में भी है कि वो समझ है उस वक्त की, स्टेट ऑफ माइंड एग्जाम देते समय क्या है वो डिसाइड करता है इस चीज़। एक चीज़ मैंने और सुनी थी, जैसे कि आप तो इंग्लिश से हैं, लेकिन मैंने हिंदी वाले टेस्ट में ये सुना था कि 2 शब्दों के बीच में वैसे योजक चिन्ह आता है, जैसे माता और पिता पिछली बार यूज़ हुआ था, और कोर्ट ने इसको गलत माना था कि अगर वो स्पेस देता है बीच में तो वही माता पिता 2 शब्द माने जाएंगे, और बिना बीच में अगर योजक चिन्ह का यूज़ करता है तो वो 1 शब्द माना जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने योजक चिन्ह का यूज किया, क्योंकि वो शुद्ध हिंदी के अनुसार तो उसमें योजक चिन्ह का यूज होगा, बट जिन्होंने यूज किया
उसको उन्होंने गलत माना और जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम से हाथ धोना भी पड़ा था। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस बार ये योजक चुने यूज़ होगा या नहीं होगा? देखिए, स्टेनोग्राफी में जो पंक्चुएशन होते हैं उनका बड़ा बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हाइफन हो गया, कॉमा हो गया। इंग्लिश में भी सेम यही चीज़ होती है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं कॉपरेशन, वैसे ही हिंदी में भी सिस्टम यही है कि कुछ वर्ड्स बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं कि यहाँ जो एज यूजुअल अगर कोई वर्ड में बीच में यूजर आ रहा है, हाइफन आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये कोर्ट का अपना इशू है कि वो इस चीज़ को मानता है या नहीं मानता। बाकी मेरे हिसाब से तो शायद अब की बार ऐसा नहीं होना। अभी तक आपने ये जाना कि स्टेनो करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, प्लस वहाँ पे किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अगले भाग में हम जानेंगे टाइपिंग और एफिशिएंसी से रिलेटेड विद्यार्थियों के द्वारा पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चन और किन किन बातों का उनको वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में हमने उस बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।